आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है जुलाई 2023, 8 जुलाई 2023। तो अभी तो रात के 9:22 हो रहे हैं जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज की वीडियो काफ़ी मेरे हिसाब से बड़ी बन सकती है। हो सकता है 1 घंटे तक भी ये वीडियो चली जाए। तो लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी मिलेगी, यानी कि जानकारी। जो लोग एंड तक वीडियो देखेंगे, खास करके नए लोगों के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल सकती है। तो इस टाइप के वीडियो में मैं आज जो है आप लोगों को कुछ कॉइन्स की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जो 60 कॉइन्स है इम्पॉर्टेंटली, जो मैं अपने पोर्टफोलियो में देता हूँ, आप लोगों को पता है कि 60 कॉइन्स का मैं पोर्टफोलियो बना के देता हूँ। तो ये ऑल 60 कॉइन्स की मैं वैल्यूएशन भी बताऊँगा, मार्केट वैल्यूएशन। ठीक है, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो कॉइन्स आप लोग को मिल रहे हैं या जो लोग परचेज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल करंट में, उनको वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या वैल्यूएशन आ सकती है। ठीक है, तो उससे एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि अभी उसकी क्या वैल्यूएशन और आगे चल के क्या होगी। वैसे ही बहुत सारे यूएनसी से लेके अलग अलग कंडीशंस के जो कॉइन्स है, और स्कार से लेके वेरी स्कार और रेयर कैटेगरी के जो मैं 20 कॉइन्स के सेट देता हूँ। इसमें भी अभी आप देख सकते हैं 6-7 सेट बने हुए हैं। तो 2 सेट मैं आप लोगों को रेयर वाले भी दिखाऊंगा। आज सेलिंग वाली वीडियो नहीं है, ठीक है, सेलिंग के लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है। यानी कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि कॉइन्स की वैल्यूएशंस क्या है। रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स की बात कर रहा हूँ खास करके। ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स की वैल्यूएशन आपको समझ में आएगी, और कौन से मिंट से स्कार्स या रेयर कैटेगरी के हैं, बहुत सारे कॉइन की जानकारी इस एक वीडियो में ही मिलेगी। दूसरी बात, काफ़ी सारे पार्सल्स हैं जो मुझे अनबॉक्स भी करने हैं। पार्सल से रिलेटेड ये बोलूँगा, फिर से लोगों ने भेजना स्टार्ट कर दिया है, बिना बोले भेज रहे हैं। अभी ये एक पार्सल आया है नागालैंड से। ठीक है, अब ये नागालैंड से जो पार्सल आया हुआ है, इन्होंने मेरा किसी वीडियो में एड्रेस देख लिया होगा, आधा अधूरा एड्रेस इन्होंने डाल दिया। तो बहरहाल पोस्टमैन वगैरह पहचान वाले हैं, तो उन्होंने समझ गए कि नंबर मेरा देख करके कि ये मेरा है, मेरे तक आ गया। लेकिन वही कहूँगा कि बिना बोले मत भेजिए पार्सल। इसमें यह है ना कि कॉइन्स कॉमन रहेंगे तो खामखा का आपका भी और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। बेहतर सबसे इजी तरीका ये है, हमारे जो लोग हैं कम्युनिटी टैब में जाइए मेरे चैनल पे, आपको वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों लिस्ट मिलेगी। अभी कल भी एक पर्सन का मैंने ऐड किया है, वो चेन्नई से होते हैं और एडवोकेट हैं वो। ठीक है, तो वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन दोनों लिया। पहले तो उन्होंने कॉइन वगैरह के बारे में स्टडी की है थोड़ी बहुत, और मेरे हिसाब से मतलब जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं सबको बेसिक नॉलेज होता है। बुक्स वगैरह मैं मेंबरशिप में दे देता हूँ, मेरी कॉइनेज बुक के साथ ये वाली बुक, मेरी वाली बुक भी मिल जाती है आपको। अच्छा, फ़िलहाल मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है और जिनको मैंने अभी तक भेजा नहीं है, तो एक बार वो लोग मुझे फिर से रिमाइंडर मैसेज करेंगे। और जिन लोगों ने एसेसरीज़ के लिए भी कुछ बाइंग के लिए मुझे मैसेज किया हुआ था, तो एसेसरीज़ अभी मेरे पास आ गई है। खास करके होल्डर्स जो होते हैं कॉइन के, वो नहीं थे, और मैग्नीफाइंग ग्लास भी फिनिश हो चुके थे। तो जिन लोगों ने भी बाइंग के लिए मुझे किया हुआ है ऑलरेडी पेमेंट, तो वो लोग एक बार मुझे मैसेज कर देंगे। बिकॉज क्या होता है ना, सबका मैं रजिस्टर में मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, किसी किसी का मिस हो जाता है। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 लोगों का मिस हुआ है, तो इसके लिए बता रहा हूँ, वो लोग मुझे याद से मैसेज कर दें। एक तो जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है उन लोगों की बात कर रहा हूँ, और ख़ास करके जो लोगों ने छोटा मोटा कुछ सामान मंगवाया है। लेकिन होता ही है ना, रात के लोग 1-1, 12-12 बजे तक भी पेमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो मैसेज में ओके यस कर देता हूँ। लेकिन सबका रजिस्टर में मेंटेन ऑफिस पे ही आके करना रहता है, तो वो टाइम पे याद नहीं रहता, और किसी किसी का मिस हो जाता है। ऐसे ही कभी कभी किसी का पार्सल भेजना मिस हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई भी चीज़ अगर बाइंग कर रहे हो, या किसी भी चीज़ का आपने मुझे पेमेंट किया, अगर 3 दिन 2 दिन के अंदर आपको मेरे तरफ से रिस्पांस नहीं आया है कि मैंने पार्सल आपका भेजा हुआ है, तो 1-2 बार आप मुझे रिमाइंड करेंगे। एक पर्सन का पार्सल मेरे से मिस हो चुका है, उनका मैंने पूछ लिया है कौन से कॉइन थे, मुझे याद है अच्छे से, वो मेरे पास आया हुआ था। ऑफिस पे होगा कहीं पे, मिल नहीं रहा है पार्सल। तो अभी मुझे उनके जो भी कॉइन्स है उसका एक एस्टिमेशन वैल्यू मैं निकाल के, एक अंदाजे पे मैं उनको कुछ शायद मैं सेटल कर दूंगा।
मेरे तरफ से कुछ पेमेंट उनको भेज दूंगा। अच्छा, जिन लोगों को पेमेंट अभी तक नहीं गया है, आज पूरे दिन मैंने व्हाट्सअप ऑन नहीं किया, मेरी एक्टिविटी कुछ और चल रही थी। मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, आप लोगों को पता है, खास करके वीकेंड में मेरा उसमें काम रहेगा, सैटरडे संडे। तो ये सैटरडे संडे और आने वाले भी सैटरडे संडे शायद 2 बार या और 2 बार, यानी कि ये महीने में समझ लीजिए हर हफ्ते में वीकेंड में ज़्यादातर मैं बिज़ी रहूँगा। हो सकता है व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना आए या आ भी जाए। और जिन लोगों को मैंने कल का टाइम दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, तो कल तो वो लोग आ जाएं, लेकिन आने वाले टाइम में याद रखिए सैटरडे और संडे कम से कम ये 3 आने वाले वीक्स में ऐसा रहेगा कि आपको नहीं आना है। अगर मैंने किसी को नेक्स्ट सैटरडे संडे का बोला हुआ है तो वो बीच में किसी डेज में टाइम एडजस्ट कर लें मेरे से बात करके कि आपको आना है कॉइन चेक करवाने के लिए या आपको मिलने आना है, यानी कि मेंबरशिप वगैरह लेते हैं लोग आकर के भी या परचेसिंग भी करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का किसी का भी अपॉइंटमेंट है तो मुझसे पहले एक बार सैटरडे संडे के बजाय बीच के डेज का टाइम ले ले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। पार्सल्स भी ओपन करेंगे इसमें और कॉइन्स की वैल्यूएशन भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ओवरऑल सारी चीज़ें समझ में आए कि इस इंडस्ट्री में अगर एक कॉइन कलेक्टर कोई आता है नया तो उसको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो या तो पहले तो वो डिसाइड करे कि वो कॉइन कलेक्टर है या कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या कॉइन के बिज़नेस को करना चाह रहा है, यानी कि कॉइन में बिज़नेस बाइंग सेलिंग का करना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। सबसे टॉप में जो होते हैं वो कॉइन कलेक्शन करने वाले लोग होते हैं, जिनका हॉबी होता है स्पेशली कॉइन को कलेक्ट करना, ठीक है। तो वो लोग कॉइन के ऊपर स्टडी करते हैं, उनको पता होता है कौन से, उनके पास बुक्स वगैरह होती है या बहुत टाइम से उनको नॉलेज होता है इस फील्ड का। बुक्स में भी सारे कॉइन्स कवर नहीं होते, सारी इन्फॉर्मेशन हर बुक में कवर नहीं होती है, ठीक है। अभी जैसे कॉइनेज बुक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे सिक्कों की नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन इसके अंदर डाई वैरायटीज़ आती है, म्यूल वैरायटीज़ आती है, इस टाइप के सिक्कों की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। बेसिक आपको पता चल जाएगा कि कौन से मिंट से कितने कॉइन छपे थे, ठीक है, कौन से ईयर में कितने कॉइन छपे थे, लेकिन उसमें सिंपल जो मिंट के है वो कॉइन्स की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव बुक है, 9वां एडिशन है ये। अभी मेरे पास फ़िलहाल ये आया नहीं है, लगभग 4-5 ही बचे हुए हैं। तो अभी मैं मेरी जो बुक है जिसमें मैंने रेयर से रेयरेस्ट कॉइन की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, अभी इसको मैं अपडेट करना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं ये मंथ एंड होने के बाद इसको अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है मेरी ही बुक में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, 2 अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जो लोग कॉइन कलेक्शन करते हैं उनको नॉलेज होती है, उनको पता है कि कौन से दुर्लभ सिक्के हैं, और एक हॉबी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कभी कभी, यार ये सिक्कों का लोग करते क्या है, ठीक है, यानी कि ये सिक्के इतने महंगे, आप बोलते हो कोई 10,000, कोई 20,000 या कोई 500 या कोई 50,000, ये सिक्कों का लोग करते हैं क्या है। तो भाई उनको मैं यही जवाब देता हूँ कि जैसे पेंटिंग लोग खरीदते हैं ना, पेंटिंग अच्छी महंगी पेंटिंग बिक जाती है मिलियंस ऑफ डॉलर में, तो उसका क्या करते हैं, उसको भी एक शौक के हिसाब से, एक हॉबी के हिसाब से लोग बाय करके रखते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ये नहीं होता है कि उसको मतलब उसका कुछ एंड में जा करके उसका मतलब आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो एंड यूज़र है यानी कि जो कलेक्शन करते हैं वो उनकी एक हॉबी होती है, ठीक है। हॉबी यानी कि शौक बोल लीजिए आप, ठीक है। जो शौक होता है ना, बहुत सारे लोगों को अलग अलग शौक होते हैं। जैसे लोगों को पेंटिंग का शौक होता है, कुछ लोग एंटिक सामान कलेक्ट करने में शौक रखते हैं, वैसे ही ये दुर्लभ सिक्के जो होते हैं, रेयर कॉइन्स, इसका भी लोग शौक रखते हैं। और ख़ास करके मैं यही गाइड करता हूँ, मेरी बुक में भी मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है, बाइंग सेलिंग तो एक होगी आप अगर करना चाहेंगे इस इंडस्ट्री में आके, लेकिन सबसे पहले आप लोग कॉइन कलेक्शन करना स्टार्ट कीजिए, यानी इसकी हॉबी जनरेट कीजिए। अभी अगर मुझे इसके बारे में अगर रुचि नहीं रहेगी, हॉबी नहीं रहेगी, तो इतना सब कुछ मैं नहीं करूँगा। अभी आप देख सकते हैं ये सब मैंने कल से लेके आज तक मैं ये रेडी किया है, ठीक है। ये पूरे सेट मैंने बनाया। अच्छा, सेट ऐसा नहीं कि ये एक फोल्डर बन के रखा हुआ है और मैंने लेके इसमें लगा दिया, ऐसा नहीं है। हर एक कॉइन को निकालना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है, उसके मिंट मार्क को देखना पड़ता है, उस हिसाब से पूरा सेट फिर पहले कॉइन को फोल्डर्स में लगाया जाता है, इस टाइप से पिनअप किया जाता है, देखिए, ठीक है। इसमें फिर लिखा जाता है, लिखता हूँ फिर इसके ऊपर मैं
इसकी प्राइस वगैरह भी लिख के रखी हुई है। तो ऐसा पूरा मतलब करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आप प्रॉपरली मतलब इस फील्ड में थोड़ा सा सही तरीके से आगे कर पाओगे। तो ये सब करने में भी टाइम ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको हॉबी नहीं होगी, अगर आप इसके शौकीन नहीं होंगे, इसका शौक नहीं होगा आपको, तो ये नहीं कर पाएंगे आप। इवन आपको बताऊं, ऐसे हाथ अभी देखिए मेरे, आपको इधर दिख रहा होगा, ये लगभग 2-2.5 महीने से ये अंगूठे पे आप देख सकते हैं, ये मेरा नाखून जो है ना ब्रेक हो गया है। इसकी वजह यही है कि ये पिनअप करना, कुछ निकालना, कुछ पैक करना, इसी में ये हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होने के बावजूद भी ये काम करना ही पड़ता है, क्योंकि ये हॉबी भी है और साथ में मैं आप लोगों को पता है बाइंग सेलिंग का कर रहा हूँ, तो आप लोगों को सर्विस देने के लिए ये सब होता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग सोचोगे कि कोई एक ऐसा सिक्का मिल जाए जिसके लाखों रुपया मुझे मिल जाए या हज़ारों रुपया मुझे मिल जाए और बस मेरा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको छोटे छोटे सिक्के, मैंने देखो शुरुआत से बोला हुआ है, आपको याद होगा, आज से नहीं, अगर आप मेरी पुरानी 4-5 महीना 6 महीना पुरानी वीडियो या 8 महीना पुरानी वीडियोस में जाएंगे, तो मैंने शुरुआत से बोला हुआ है कि जो भी लोग रेयर कॉइन्स के पीछे भागते हैं कि आम चलन में उनको रेयर कॉइन मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद एक माइंड में आ जाता है कि फला कॉइन की कीमत यार 2.5 लाख, जैसे एच मिंट वाला 1985 का कॉइन 1 रुपीज़ का एच मिंट मार्क वाला जो होता है, जो जिनको पता ही नहीं है कि उसमें कौन सा वाला दुर्लभ है, सिर्फ इतना उनको पता होता है कि 1985 में एच दिखना चाहिए। तो इतनी ये आधी इन्फॉर्मेशन है। आधी इन्फॉर्मेशन लेके फिर वो कॉइन जब उनको मिलते हैं और वो कॉइन्स को या मेरे पास वो लोग सेलिंग के लिए लेके आते हैं या एग्जीबिशंस में जाते हैं या किसी के पास भी लेके जाएंगे, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, रिजेक्ट होने के बाद फिर लोगों को ये भी लगता है कि साला ये सब वीडियो में फ्रॉड बातें हैं, यानी कि हर कोई झूठ बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है। मेरे चैनल पे जाइए, आपको काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू देखने मिलेगा जो मेरे ऑफिस पे आते हैं, हम उनसे बाय करते हैं, वो लोग हमसे बाय करते हैं। तो ये सारा एक पूरा काम होता है। इवन एग्जीबिशंस में आप कम से कम जाके देखिए, ठीक है। अभी एग्जीबिशन की बात निकली है तो मैं आपको बताऊंगा कि कल की बात है, मेरे ऑफिस पे एक यहीं पे हमारे पालघर से, यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है पालघर, जैसे ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, वसंत नाम के एक पर्सन थे, वो आके गए, उनका पार्सल आया हुआ था, लेकिन उसमें मैंने देखा नहीं था कि एक चिट्ठी भी उन्होंने लिखी हुई थी। तो इसमें उन्होंने मतलब ये सारी बातें लिखी हुई थी। अभी यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है उन्होंने, मेरे फादर का नाम लिख दिया, फैज़ान यू शेख के बजाय उस्मान यू शेख लिखा। तो ये उन्होंने लिखा है कि मैं ऑर्बिट ग्रुप के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं 3 मंथ्स से, मतलब 3 महीने से ये मेरे चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग शहरों में लगने वाले एग्जीबिशन 2022 का लिस्ट भी बनाया था। ये एक्चुअली इनके बारे में उन्होंने लिखा है किस टाइप से ये कॉइन कलेक्शन कर रहे। तो इनको कैसा है, जब स्कूल टाइम था इनका बचपन, तो वो टाइम पे भी किसी ने इनके स्कूल में एक छोटा सा एग्जीबिशन टाइप ऐसे स्टॉल लगाया था, उसमें बहुत सारे सिक्के अलग अलग वैरायटीज़ के इनको देखने मिले थे। तो वो सारी चीज़ें भी इन्होंने लिखी है कि जब से मेरे पास शौक था। अच्छा, ये फिर मेरे पास सिक्के जो भेजे थे इन्होंने, उनके सामने ही मैंने उसको अनबॉक्स किया, उसमें 1-2 सिक्के रेयर वाले भी थे, हाई वैल्यू नहीं थी, 500 से 1000 1,500 वैल्यू के सिक्के थे, लेकिन 2-3 सिक्के ऐसे थे जो उनसे मैंने वो भी खरीदे और कुछ स्कार्स कैटेगरी के भी मिला के मैंने ऐसे कुछ सिक्के खरीदे। एक्चुअल उनकी वैल्यूएशन जो कंडीशन के हिसाब से थी वो कम थी, लेकिन अगर वो कंडीशन में यूएनसी टाइप होते तो वैल्यूएशन जितनी उनको मैंने बताई है उससे डबल हो जाती, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ें लोग जो है ना एग्जीबिशन में। अच्छा, ये फिर क्या किया इन्होंने, ये सूरत में जो लास्ट टाइम एग्जीबिशन लगा था उस एग्जीबिशन में ये जाके भी आए, वहाँ पे इन्होंने देखा प्रैक्टिकली, फिर मुझे बताया इन्होंने। ये उनके जाने के बाद मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें उन्होंने लिखी भी है। मेरे को जब पार्सल भेजा था उसी में ये था उनका। तो उसमें उन्होंने मतलब मुझे ये बताया कि एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ पे देखा उन्होंने किस टाइप के सिक्के वगैरह बिकते हैं, क्या होता है। तो अभी वो फुल इंटरेस्ट में है, अभी काम करना उन्होंने स्टार्ट किया है समझ लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे सामने आए बैठे, उसमें से मैंने चेक किया। अच्छा, और जो सिक्के वो लाए थे उसमें 99% सब कॉमन ही थे, लेकिन जो पार्सल उन्होंने किया हुआ था उसमें कुछ स्केयर और रेयर श्रेणी के सिक्के निकले जो मैंने बाय भी किए। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, एग्जीबिशंस भी जाना पड़ेगा, वीडियोस भी देखनी पड़ेगी, बुक्स भी आपको खरीदनी पड़ेगी। बुक्स के अंदर ही बेसिक नॉलेज होता है जिससे आपको गाइडलाइंस मिल जाती है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है वाकई में, अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल के वीडियोस में जा करके भी आप देख सकते हैं। और बाइंग सेलिंग देखिए हो जाएगी, अगर सही सिक्के होंगे तो आप इसको इजीली एग्जीबिशन में भी बेच पाएंगे। हाँ, वैल्यूएशन कहीं कम मिलेगी, कहीं थोड़ा ज़्यादा मिलेगी,
वो एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन सिक्के बिक जाएंगे ये कंफर्म है। लेकिन कौन से बिकेंगे वो आपको जानना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिर्फ यही करोगे कि पुराना चिल्लर उठा लोगे और कहीं पे भी पहुंच जाओगे, या फ़ोटो लेके बहुत सारे चिल्लर्स की लोग भेजते हैं, आज भी मैं मना कर करके थक चुका हूँ, लेकिन वही करते हैं लोग, बहुत सारा चिल्लर रख के उसके अंदर फ़ोटो खींच के भेज देते हैं और यहाँ तक बोलते कि यार बोले आप तो वीडियो में बोल रहे थे कि बाय करते हो आप मेरा तो रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो। अब इसमें क्या रिप्लाई दिया जाए बताइए आप। बहुत सारे सिक्के रखे हुए पड़े हुए, उसमें ना मिंट मार्क की समझ आ रही है। सिर्फ सिक्का जो है फ़ोटो देख के थोड़ी बताया जा सकता है, उसकी स्टडी है ना उसके पीछे। तो वो स्टडी सिर्फ हाँ एक एक दो दो तीन तीन अगर सिक्के रख के आप फ़ोटो भेजेंगे, क्लियर फ़ोटो होगी तो शायद उसमें अगर रेयर वैरायटी का कुछ दिख जाएगा तो मैं बता सकता हूँ, कोई भी बता सकता है। लेकिन एक साथ आपने 50-100 सिक्के रख दिए या नोट्स रख दी, उसकी फ़ोटो खींच के भेज दी, तो कोई नहीं बता सकता, और इतना टाइम होता नहीं है। लोग मेरे पास सिक्के लेके भी आते हैं ना, तो अभी मैंने तो रखा हुआ है चार्जेस, जो कम्युनिटी टैब में आप देखते हैं जितने लोगों की लिस्ट है वो लोग भी फ्री में तो सर्विस देंगे नहीं। कोई भी हो वो अपना अगर टाइम दे के आपको आपके सिक्के की नॉलेज दे रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ वो लोग भी खरीद लेंगे पेमेंट आपसे। तो लेकिन आपके फ़ायदे का ही है, कम्युनिटी टैब में जाइए, बहुत सारे लोगों का नंबर है, आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ से, किस स्टेट से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से लोग हैं, पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऑर्बिट यानी हमारे साथ। तो उनकी पूरी लिस्ट है जो लोगों ने कॉइन या नोट्स की चेकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अभी कॉइन्स पे भी आ जाते हैं। कॉइन्स का मैं अपना पोर्टफोलियो वाला भी बताऊंगा। पहले तो मैं थोड़ा सा ये पार्सल खोल के हफ्ता 10 दिन हो चुका है, तो फिलहाल खाली दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस टाइप का किसी ने मुझे स्कार्स कैटेगरी के मैप वाले जो सिक्के होते हैं ना 50 पैसे के, ये वो वाले सिक्के हैं। इसको इन्होंने इस टाइप से पैक करके भेजा है। इसमें लिखा हुआ है 1993N यानी नोएडा। अच्छा 1993N नोएडा का जो है ना कॉमन है, अभी वीडियो में ही बता दे रहा हूँ मैं आपको, 50 पैसा, ठीक है। इस 1993 में हैदराबाद रेयर में जा चुका है, बॉम्बे भी कहीं ना कहीं वेरी स्कार श्रेणी में है, ये बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए 1998 पे एच लिखा है हैदराबाद, ठीक है। 1997 एच हैदराबाद, ये तो सबको पता है। 1997 से हैदराबाद और कलकत्ता मिंट जो है ये भी स्कार श्रेणी में है। वैसे ही अलग अलग स्कार श्रेणी के सिक्के का पूरा सेट इन्होंने भेजा है, जिसमें से सिर्फ ये वाला जो है ना 1993 नोएडा ये कॉमन है, बाकी सारे कहीं ना कहीं स्कार है। लेकिन स्कार होने से ये नहीं होता है कि सबकी वैल्यू सेम रहेगी, किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, ठीक है। ओवरऑल ये मेरे ख्याल से ना ये सिक्के जितने भी है, तो इसको अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये 3000 रुपीज़ में पूरा सेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अलग अलग कॉइन्स जितने भी है यहाँ पे लिखा हूँ मैं, उन्होंने ही लिख के भेजा था, उसमें कुछ करेक्शन करना था वो मैंने करेक्शन भी किया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से नॉलेज लिया जाता है, इस टाइप से समझा जाता है, स्टडी किया जाता है। अभी एक जैसे दिखने वाले सिक्के हैं लेकिन सबका ईयर अलग है, सबका मिंट मार्क अलग है, उसके हिसाब से सबकी वैल्यूएशन अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अभी इसमें देखिए इतने सारे सिक्के हैं लेकिन इसका बहुत सारा पैसा नहीं है, यानी कि 50,000, लाख, 2 लाख ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। ये जितने में आया है मेरे पास उसमें से मैंने कुछ बढ़ा करके यहाँ पे 3000 में ये आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, प्रैक्टिकल ये है। अभी ये इन्होंने एक और पर्सन है, उन्होंने ये 1 पैसे के कुछ मुझे भेजे हुए थे। चंद्रशेखर नाम है इनका, चंद्रशेखर शर्मा, बीकानेर राजस्थान से है। इनको मैंने मांगा था सिर्फ 1964 का हैदराबाद वाला डार्क वाला, लेकिन इन्होंने और भी कॉइन भेजे हुए हैं। अब देखिए 1960 ये वाले अपन देखते हैं, एक नया पैसा, एक नए पैसे पे अपन, मैं बुक खोलता हूँ, दिलीप राजगौर साहब की बुक है ये। एक नए पैसे में देखिए 1957 से 1962 तक इस टाइप के बने थे, एक नया पैसा, ठीक है। अब इसमें अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे देखिए 1960 में कलकत्ता और हैदराबाद मिंट कहीं ना कहीं स्कार कैटेगरी का आप बोल सकते हैं। इसके अलावा 1962 का एक ही मिंट से बना है, बॉम्बे मिंट से, और इस पे स्कार लिखा हुआ है लेकिन ये कहीं ना कहीं वेरी स्कार से रेयर श्रेणी में जाता है। तो अभी देखिए इसमें कौन से सिक्के हैं, इसमें पता चल जाएगा। इन्होंने भी लिख के भेजा है 1957 कलकत्ता कॉमन है, खुद ही लिखा है उन्होंने। 58 का भी कॉमन है, 59 का हैदराबाद भी कॉमन है,
1960 का हैदराबाद स्कार लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। 1960 का बोला ना मैंने, यहाँ पे ये स्कार श्रेणी में है, क्योंकि रेडप्पा जी की बुक में मेरे ख्याल से स्कार दिया होगा इसके बारे में। तो ये वाला इनका है। और 1964, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इस बुक से ही समझ में आएगा आपको। ये 62, 63 भी है, और देखिए ये तो 62, 63 कॉमन ही है, लेकिन 64 में आप देखिए इसमें भी जो हैदराबाद है, इसमें दो अलग अलग मेटल्स है, एक निकल ब्रास विद गोल्डन येलो कलर है ना, और मेटल ब्रॉन्ज विद चॉकलेट कलर, दो मेटल से ये कॉइन बना हुआ है। तो जो ब्रॉन्ज कलर का है, ब्रॉन्ज मेटल का है, चॉकलेट कलर यानी कि डार्क वाला इस टाइप का, ये वाले की वैल्यूएशन ज़्यादा है बिकॉज ये कम छपे है, ठीक है। और ये वाले की वैल्यूएशन कम है, दिखने में दोनों की डाई सेम दिखेगी, कलर का फ़र्क आएगा, जो डार्क वाला होगा वही वाले की वैल्यूएशन है। तो मैंने उनसे ये वाला मांगा था, लेकिन उन्होंने ये सारे कॉइन्स भी भेज दिए, ठीक है। तो अब ये 1964 का जो है ना, ये डार्क वाला नहीं है, आप देख सकते हैं, ये कॉमन वाला है, यानी कि ये वाला है ना, निकल ब्रास का मेटल वाला, पित्तल जैसा समझ लीजिए। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें इनको क्या वैल्यूएशन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है इन सब की अगर वैल्यूएशन निकालूँ मैं, 400-500 रुपये से ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी, इसके लिए मैंने दिखाई आपको कि ऐसे भी कॉइन्स होते हैं। नए लोगों के गाइडलाइंस के लिए बता रहा हूँ कि भाई हर सिक्का पुराना होने से महंगा नहीं होता है। वैल्यूएशन पुराने सिक्के के भी रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में अगर आप जाएंगे ना, तो 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया इस टाइप की वैल्यूएशन भी मिलेगी, चाहे वो 1950 का, 55 का, ऐसा मतलब पुराना, बहुत पुराना सिक्का हो, उसमें भी वैल्यूएशन कम ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जो आज के टाइम में छपे, जो 2021 में छपे, लेकिन वैल्यूएशन वो 10 रुपये के सिक्के की, जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले जो हैं 2021 के, आज वो 550 से 600 रुपये में बिक रहे हैं, ठीक है, रिटेल वैल्यूएशन। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब ये नागालैंड से जो आया है ना पार्सल, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस वीडियो में। ये आया तो आज ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको आज के आज ओपन कर दिया जाए, तो देखते हैं इसमें क्या निकलता है, क्योंकि ये छोटा सा पार्सल है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको ओपन कर ही लूँ। इसमें एक चिट्ठी भी है। तो इन्होंने क्या लिखा है, सर जी ये चेक करके दिखाएं लेने वाला है कि नहीं, मतलब देखो इसको चेक करके लेने वाला है या नहीं, है ना। इनके बारे में इन्होंने नाम वगैरह भी लिखा हुआ है। चलो ठीक है, देखता हूँ। इन्होंने अकाउंट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। अब मुझे ये हाइड करना पड़ेगा, तो देख लूँगा, मैं देख के बताता हूँ। अभी इन्होंने जो भेजा है, ऐसे मतलब देखो डायरेक्ट भेजने से, अब आप बोल रहे हैं कि मुझे बताइए चेक करके, मैं तो वीडियो डालते रहता हूँ, अगर उससे रिलेटेड कॉइन आपके पास होता तो आप डायरेक्ट उसको मुझे व्हाट्सएप पे भेज देते। व्हाट्सएप पे भेजने के बाद मैं खुद ही आपको बता देता ना ये सिक्का बिकने जैसा है या नहीं। चलिए, फिर भी अभी भेजा है इन्होंने, कॉइन्स तो है, फिर भी 20-30 कॉइन लग रहे हैं मुझे। अरे यार, ये टेप लगा के भेज दिया इन्होंने, ये कभी नहीं करना है। सेलो टेप वगैरह नहीं लगाया जाता है सिक्कों पर, सिक्कों की चमक ख़राब हो जाती है, सिक्के कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। अब देखिए 5 रुपीज़ के सिक्के हैं, 1999 का बॉम्बे मिंट है, लेकिन ये फैट लायन होगा तो वैल्यूएशन वाला है। देखिए ये फैट वाला नहीं है, ये पतला लायन है, इसकी डाई वैरायटी तो कॉमन है। ये 1998 का फैट लायन होगा तो कलेक्टेबल होगा, लेकिन ये भी फैट नहीं है बॉम्बे मिंट से, ठीक है। और देखिए 1993 का कलकत्ता वाला कॉमन ही है। इसमें 1993 में अभी मैंने बताया हैदराबाद और बॉम्बे मिंट से स्कार श्रेणी में जाता है, ये कॉमन है, ठीक है। 1993 है, लेकिन मिंट मार्क भी देखा जाता है ना। अब ये 1996 नोएडा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलेक्टेबल है, लेकिन देखिए हाई वैल्यूएशन नहीं है, 50-100 रुपये का कॉइन होता है। अब ये वाला जो है एशियन गेम का 25 पैसा, ये आपको पता ही है कि 5 पॉइंटेड स्टार अगर इसमें होगा तो ये रेयर जाता है। मैं थोड़ा जूम करके कोशिश करता हूँ देखने की। वैसे तो सिक्के की हालत पूरी ख़राब है, लेकिन ये स्टार वाला नहीं है। ये भी देख लेते हैं, ये भी देखिए स्टार वाला नहीं है, कॉमन ही है ये। ऐसे 4-5 सिक्के इन्होंने भेज दिए हैं एशियन गेम्स के 25 पैसे के। अगर स्टार वाला होगा
तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है। इस कंडीशन में भी 2-4-5 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक और कॉइन है, ये 3 पॉइंटेड स्टार है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, दिलीप राजवर साहब की बुक में ये इसके बारे में डिटेल दी हुई है। 5 पॉइंटेड होना चाहिए स्टार, जो होता है ना 5 पॉइंट वाला होना चाहिए, जैसे जनरली स्टार दिखता है। लेकिन 3 पॉइंटेड वाला जो होता है, इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो डाल भी दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि वो है बॉम्बे का ही, लेकिन उसकी मिंट में जो प्रिंटिंग होने में वो ब्रेक हो गई थी डाई, जिस वजह से डायमंड की जगह वो 3 पॉइंटेड स्टार नज़र आता है। देखिए 2004 का कलकत्ता मिंट का स्कार श्रेणी का है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यूएनसी में ही ख़रीदता हूँ इस कंडीशन में। ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर मिलते हैं तो कलेक्ट करके रखिए। 1999 फैट लाइन होना चाहिए, फैट लाइन नहीं है, ये गड़बड़ रहती है। अब वीडियो इसमें लंबा हो जाता है। देखिए ये नोएडा का है, ये कलेक्टेबल आइटम है। 1996 के नोएडा के निकले हैं। ये 99 का नोएडा ही दिख रहा है मुझे, बॉम्बे नहीं है। ठीक है, नोएडा यानी कॉमन है। तो ऐसे अगर आप भेजोगे, अभी आज के आज मैं इसलिए इसको खोल दिया कि ये पड़े रह जाता ना, फिर बाद में पता नहीं मिलता नहीं मिलता। ये भी कॉमन है, मॉस्को मिंट से छपा हुआ है, रशिया की मॉस्को मिंट से वो कॉइन बन के आया था, लेकिन वो कॉमन है 99 वाला। ये वाला देखिए, ये भी नोएडा का है, ये भी कॉमन है। तो कोई इसमें ऐसा सिक्का नहीं निकला है, ये आम चलन में आपको चलाना है। सिर्फ 2004 का कलकत्ता वाला आप रख सकते हैं, और 96 का जो है नोएडा वाला वगैरह आप इसमें से रख सकते हैं। बाकी सारे के सारे ये 5 रुपये की ही वैल्यू मेरे नज़र में तो है। अगर ये यूएनसी होते तो बात अलग होती, लेकिन यूएनसी नहीं होने की वजह से इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत सारे सिक्के मिल जाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो देखिए ये इस टाइप का पार्सल था। अब एक और पार्सल मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे अजीज भाई है, इनका पहले पार्सल ओपन कर लेता हूँ मैं, काफ़ी टाइम से रख। पार्सल ओपन करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वीडियो में टाइम ज़्यादा जाएगा। तो अब्दुल अजीज भाई ने बहुत सारे सिक्के भेजे हैं। कंडीशन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के, स्मारक सारे सिक्के रेयर नहीं होते हैं, ना वेरी स्केयर होते हैं, ज़्यादातर कॉमन होते हैं। तो उनकी कंडीशन भी यूएनसी ना हो तो वो कलेक्टेबल भी नहीं होते। अभी इन्होंने जो भेजे हैं सिक्के, ये के कामराज हैदराबाद मिंट का, मैं सिर्फ और सिर्फ यूएनसी कंडीशन में, जैसे 2004 का कलकत्ता वाला बाय करता हूँ, ये भी यूएनसी में ही बाय करता हूँ। ठीक है, ये भी देखिए एशियन गेम इन्होंने भी भेजा हुआ है ये, लेकिन वही मेरे को 3 पॉइंटेड स्टार दिख रहा है। अजीज़ भाई, अब्दुल अजीज़ भाई साउथ से होते हैं। ये कलेक्टेबल आइटम है, सिर्फ ऊपर से ओवरऑल थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं। ये सब कलेक्टेबल है, रखता हूँ मैं, बाय करता हूँ। लेकिन ये एशियन गेम वाले ये इस टाइप के। अच्छा 1993, अब इन्होंने जो भेजा है देखो, ये नोएडा है, ये नोएडा यानी कि कॉमन स्टार होना चाहिए, या फिर बॉम्बे का डायमंड होना चाहिए। देखिए ये भी नोएडा है, ये भी कॉमन है। तो आपको चेक करके भेजिए। 97 में हैदराबाद कलेक्टेबल होता है, यानी स्टार श्रेणी का होता है। ये स्टार ही है, थोड़ा सा घिस गया है, मिंट के ऊपर कुछ चीज़ें आ गई है। 2007 का नोएडा कहीं ना कहीं स्टार श्रेणी का है। तो ऐसे कुछ सिक्के इन्होंने भेजे हैं, लेकिन मिंट मेरे ख्याल से चेक नहीं किया इन्होंने, ज़्यादातर ऐसे ही दे दिया है। और 1987 का हैदराबाद, ये भी कोई रेयर श्रेणी का नहीं है। इस कॉइन में, इस सीरीज़ के जो कॉइन बने थे 50 पैसे के, 1988 का नोएडा होता तो सबसे रेयर माना जाता। इस 8-10 हज़ार उसकी वैल्यू होती, यूएनसी में 20 हज़ार तक इसकी वैल्यू पहुंच चुकी है, अगर 1988 का नोएडा का
वैसे ही 1986 में बॉम्बे मिंट से ये रेयर श्रेणी में है और 1989 में हैदराबाद से ये कहीं ना कहीं रेयर श्रेणी में है, ठीक है। और 1990 का जो होता है बॉम्बे मिंट का, मेरे ख्याल से या नोएडा का है, वो कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी में है। तो ऐसे कुछ कॉइन्स इन्होंने भेज दिए हैं, 20 पैसा वगैरह भी इन्होंने भेजा है। स्कार श्रेणी का होगा ये। तो ऐसे अभी देखिए ये एक रेयर होता है लेकिन हैदराबाद से होता है, ठीक है। ये सब कॉइन मेरे पास अभी आए हुए, आपको आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, सॉरी आने वाली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, सेलिंग पर्पस से मैं आपको दिखाऊंगा जो हैदराबाद मिंट से निकलेंगे। ये देखिए ये वाला भी कहीं ना कहीं बॉम्बे मिंट का ही है। हैदराबाद का होता तो यहाँ स्टार देखने मिलता आपको, और इस कंडीशन में अगर मिल जाता तो कम से कम इसकी वैल्यूएशन, जैसे ये AUNC टाइप कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन का ये सिक्का है, लेकिन हैदराबाद का होना चाहिए था, तो कम से कम 4-5 हज़ार वैल्यूएशन इसकी चली जाती, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स इन्होंने भेजे हैं। अब इसको तो मैं रख दूंगा, बाद में आराम से देख के इनको बताऊंगा। इन्होंने मुझे कहा था इसमें 2 रुपये छत्रपति शिवाजी महाराज भी है, लेकिन इसमें मुझे एक भी दिखा नहीं 2 रुपया छत्रपति शिवाजी महाराज हैदराबाद मिंट का। सारे तो मुझे इस टाइप के ही कॉइन दिख रहे हैं इसमें। तो चलिए बहरहाल ये भी पार्सल आपको दिखा दिया। तो ये आपको भी ऐसे पहले देखना है इसमें। अगर अच्छा देखिए 1984 का एक कॉइन दिख रहा है, ये अगर पीछे सत्यमेव जयते वाला होगा तो वो वाला रेयर माना जाता है। देखिए अशोक स्तंभ है, नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा है। अगर लिखा हुआ होता और 1.5 ग्राम वाला ये सिक्का होता तो ये कम से कम इस कंडीशन में 5 से 7 हज़ार की वैल्यूएशन रखता। तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। अभी जैसे सिर्फ 1984 का देख के उन्होंने शायद कलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो कुछ है इसमें स्कार श्रेणी के, लेकिन कंडीशन काफ़ी वीक है, फिर भी देखेंगे, बाद में बताता हूँ मैं इनको। एक अंदाज़ा दे रहा हूँ आप लोगों के सीख के लिए कि इनमें से अगर जो स्कार श्रेणी के सिक्के भी मैं निकालूंगा, अलग करूँगा ना, उसकी वैल्यूएशन 1000 से 2000 के से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, 1000 से 2000 के बीच में ही उसकी वैल्यूएशन आएगी। ज़्यादातर सिक्के तो कॉमन है जो रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन जो भी 10-15 सिक्के अगर इसमें निकले तो उसकी वैल्यूएशन इतनी ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो इनको भी पहले मैं साइड कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों से इसलिए बोलता हूँ कि भाई जब भी मुझे सिक्के भेजे पहले लिस्ट बना के भेजे, या अगर आपको पता है, कंफर्मेशन है आपको कि आपके सिक्के रेयर श्रेणी के हैं, आप अगर जानकारी रखते हैं तो आप अगर भेजेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए अभी इनको सबको मुझे चेक करने वाली बात आ जाएगी। अब एक एक का चेक करते बैठूं, अगर मैं मान के चलूँ इनको चेक करना है ना, तो कम से कम 2 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा इजीली लग जाएगा, ठीक है, एक एक कॉइन को अगर मुझे चेक करना है। तो ऐसा मत कीजिए, चाहे कोई भी हो। अभी इन्होंने पहले भी मुझसे कॉइन्स भेजे हुए थे, मैंने इनसे बाय किया हुआ है, और अभी भी इनसे मेरे बातें चलते रहती है। इनके पास है कुछ कॉइन्स, या इनके पास आते रहते हैं जो मुझे ये रीसेल पर्पस के लिए बताते हैं। कोई भी सिक्का अगर इनके पास आता है तो वो बता देते हैं कि सर ये सिक्का अगर चलेगा तो आपको दिला दूंगा मैं। तो ऐसी भी हमारी इनसे बातें होती रहती है। नॉलेज है इनको, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने थोड़ी सी ये गड़बड़ कर दी है। तो ऐसा मत करें। अभी आपको मैं वीडियो में इसलिए खोल के दिखा दिया ताकि एक कॉमन लोगों को भी पता चले कि हमारे पास बाइंग सेलिंग होती है तो तरीका क्या है। इनकी इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए, आपको नहीं होगी, आप सोचोगे डायरेक्ट भेज दूं, तो आपके पास हो सकता है 2 किलो चिल्लर पड़ा हो, किसी के पास 100-100 किलो पड़ा रहता है। तो अगर आपकी चीज़ों को चेक करने का टाइम आपके पास नहीं है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और आपके सिक्के चेक करे। बिकॉज मैंने बताया ना, अभी इसको चेक करने के बाद वैल्यूएशन 1000 से 2000 निकल सकती है, लेकिन वो ऐसे सिक्के नहीं है कि अभी मैंने बाय कर लिया और तुरंत किसी को दे दिया वो खरीद लेगा। वो ऐसे सिक्के हैं जिसको रखना पड़ेगा। किसी ने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो आने वाले 4-5 साल के बाद उसकी वैल्यू अच्छी आ सकती है। तो कोई भी अगर बाय करेगा तो सोच समझ के ही बाय करेगा ना, उसको भी तो एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं अगर कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ तो 2 साल में 1 साल में उसकी वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉइन्स होंगे जिसका 4-5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा तो पहले उसको आदमी तवज्जो नहीं देगा, ध्यान नहीं देगा, बजाय
उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के कुछ क्विक रिटर्न्स देने वाले सिक्कों में बाइंग करना ज़्यादा कोई भी प्रिफर करेगा। आपको पता ही है कि जितने भी यूट्यूब के कोई भी चैनल उठा लो आप, जो जेन्युइन चैनल है उनकी बात कर रहा हूँ, रेयर कॉइन्स के अलावा कोई भी आपसे स्कार श्रेणी का सिक्का बाय नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे बाय किए जाते हैं, हमारे ऑफिस पे लोग लेके आते हैं। और आज तक मैंने काफ़ी सारे लोगों के स्कार श्रेणी के सिक्के बाय भी किए हैं। और हमारे जो कॉइन कलेक्टर्स भी होते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमसे स्कार श्रेणी के सिक्के खरीदते हैं, क्योंकि स्कार श्रेणी के सिक्कों को आज से पहले तक, यानी ऑर्बिट से पहले तक जो है ना, आपने जो लोग पुराने हैं उनको पता है, जो नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन सिक्कों को लोग जो है ना एग्जीबिशन में अगर लेके भी जाते थे तो उसको बोल देते थे भाई ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चलेगा ऐसा। तो उसमें वो लोग क्या करते थे कि कुछ भी भाव में बेच के आ जाते थे। यानी कि अगर उसकी वैल्यूएशन मान लो इन सारे सिक्कों में अगर वैल्यूएशन मैं बता रहा हूँ 2000 तक की है, तो ये अगर वो वहाँ पे ले जाते एग्जीबिशन में तो पहले तो बोलते भाई ये कॉमन चिल्लर है, नहीं चलेगा। एंड में मैं बताऊँ ना 200 या 400 रुपये में वो उससे ख़रीद लेते कि भाई, और वो भी ऐसा कि भाई मैं तुम्हारे पे एहसान कर रहा हूँ कि 200-400 रुपये आपको दे रहा हूँ, तो ऐसा। लेकिन अब जो है ना, हमने जितनी चीज़ें हमारे चैनल्स पे बताई हुई है, मैंने आपको पता होगा, उससे काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज हो गई है कि भाई स्कार श्रेणी के सिक्के भी वैल्यूएशन होती है और उसको होल्ड करने से आगे चल के उनकी कीमत बढ़ने से कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। तो रेयर सिक्कों को तो किए करना ही है, लेकिन साथ में स्कार श्रेणी के सिक्कों पर भी हमें ध्यान देना है। तो ये अभी 34 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक और पार्सल ओपन करता हूँ मैं। ये पार्सल रियाज भाई, आपको पता होगा, मुमरा से आए थे मेरे ऑफिस पे, उस टाइम पे दे के गए थे। तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है, मैं सोचता हूँ इसको आज ओपन ही कर लूँ आप लोगों के सामने। ये मेंबर भी है और कहीं ना कहीं ये नॉलेज रखते हैं, मतलब सीख चुके हैं, बेसिक चीज़ें इनको भी पता चल चुकी है। तो अब देखते हैं इनके सिक्के किस टाइप के हैं। जो फोल्डर में भी रखे हुए 1962 कोलकाता मिंट, वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के ये कॉइन है, ठीक है। डैमेज नहीं है, इसके लिए ले सकता हूँ मैं, डैमेज होते तो मैं नहीं लेता। अभी देखिए 1 रुपये के सिक्के हैं, थोड़े बहुत सिक्के मैं दिखाऊंगा वीडियो में, ज़्यादा सब नहीं दिखा सकता हूँ, टाइम बहुत हो जाएगा। अभी 1 रुपये के कौन से सिक्के हैं 6 ग्राम वाले, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 1990 नोएडा मिंट स्कार श्रेणी का है, ये भी नोएडा, ये भी नोएडा, ये तीनों स्कार श्रेणी के यूएनसी कंडीशन में 200-250 रुपये में बिकते हैं। इस कंडीशन में 50 से 100 रुपया वैल्यूएशन आपको मिल सकती है, रिटेल वैल्यू 150 तक है, समझ लीजिए, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के हैं मैप वाले, फिर से इस पर लिखा हुआ है एक्चुअली कलकत्ता है, ठीक है, लेकिन 1993 कलकत्ता कॉमन है, नोएडा कॉमन है, 1993 सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद और बॉम्बे। कलकत्ता अगर होना चाहिए तो इसमें 1997 में होना चाहिए, 93 में कलकत्ता नहीं चलेगा, कॉमन है, ठीक है। ये देखिए ये भी कलकत्ता का दिया इन्होंने, ये ठीक है, कलकत्ता से कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी है, लेकिन जो रेयर माना जाता है वो हैदराबाद का भी रिसेंटली मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, और कंडीशन मायने रखती है। अब ये कौन से सिक्के हैं, ये 10 पैसे के सिक्के हैं हैदराबाद मिंट के 1965 के। हाँ, इसका फ़ोटो उन्होंने मुझे अलग से भेजा था। ये रेयर सिक्के हैं, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के हैं, लेकिन ये मैं लेता हूँ, ठीक है। तो ये उनके काफ़ी सही मुझे लगे तो मैंने मंगवा लिए थे। और देखिए ऐसा उन्होंने पैक करके भेजा ना, इससे आसानी हो जाती है। 1963 10 पीस हैदराबाद, ये जितने भी बने थे ना 61, 62, 63, 64, 65, 66 मेरे ख्याल से, वहाँ तक के हैदराबाद वाले सारे के सारे स्कार श्रेणी के ही है। 69 का भी होता है जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का होता है, वो भी कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी का है, वेरी स्कार श्रेणी का या रेयर के करीब आप बोल सकते हैं। 2005 के इसमें रेयर वाले कॉइन दिख रहे हैं मुझे, 10 रुपये के क्रॉस वाले। चलिए देखते हैं, बढ़िया है। ऐसे कॉइन होते हैं तो हमें ख़रीदने में भी अच्छा लगता है। 2007 है, ये भी स्कार श्रेणी के होते हैं, इसको भी कलेक्ट करना चाहिए, और ख़ास करके एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन से यूएनसी कंडीशन में लेना ही चाहिए, आपको कलेक्ट करके रखने चाहिए। अभी देखिए बहुत सारे लोग ना सिर्फ यूएनसी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। यूएनसी के अलावा भी जो कॉइन की कंडीशन होती है उसमें भी कॉइन की वैल्यूएशन होती ही है, और उसमें भी वैल्यूएशन बढ़ जाती है कॉइन की जब सिक्का रेयर हो जाता है ना, एक्सट्रीमली रेयर। मान के चलो ये एक सिक्का है 62 का,
ये 5 साल के बाद, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस कंडीशन में 1000-1500 में बिकने लगेगा। और अचानक बीच में समझ लो 2-3 साल में कभी ऐसा कुछ इसके बारे में आता है कि एक डिमांड आती है कि ये सिक्के की वैल्यूएशन बढ़ने लगती है, तब लोग जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत करो, पहले से ही आपको बाय करना। अच्छा, वो टाइम पे हर कंडीशन का लोग बाय कर लेंगे। जब वैल्यूएशन बढ़ने लगती है ना, किसी सिक्के के बारे में पता चल जाता है कि यार ये तो बड़ा दुर्लभ हो रहा है, इसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, तो वो हर कंडीशन में फिर खरीदते हैं, तब महंगा पड़ जाता है। आपको पहले से ही बाइंग करके रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2007 के है, एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के 10 रुपये के क्रॉस वाले स्कार श्रेणी के होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके भी सिक्के हैं जो मैं अलग से देखूंगा। और अभी ये एग्री एक्सपो वाले भी है, देखिए, ठीक है। बोथ साइड फ्लैश कुछ लिखा हुआ, शायद कुछ एरर होगा इसमें, देख लूँगा मैं। लेकिन ये कलकत्ता हो या बॉम्बे विंडो, दोनों मिनट से मैं बाय करता हूँ, ठीक है। डैमेज नहीं होना चाहिए कॉइन। 2 रुपीज़ इनका मैंने बोला हुआ है हैदराबाद से। ये अगर नोएडा के होंगे तो मैं फ़िलहाल बाय नहीं करूँगा। हैदराबाद से स्कार श्रेणी के जो मैं बाय करता हूँ, लेकिन यूएनसी में नोएडा वगैरह हो जाता तो मैं ले लेता। ये भी देखिए एग्री एक्सपो मुंबई मिंट, ये भी लेता हूँ मैं। शर्त यही है कॉइन ख़राब नहीं होना चाहिए। 1997 में सुभाष चंद्र बोस अगर हैदराबाद मिंट से हो तो ये भी मैं बाय करता हूँ। इवन मैं ये सब कॉइन सेट्स में भी देता हूँ और कभी कभी पोर्टफोलियो में भी देता हूँ आप लोगों को। फिर से देखिए 1962 एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। तो इनके कॉइन्स कुछ ठीक है, यानी कि अभी ये 1984 का भी भेजा है इन्होंने, हैदराबाद का 1 रुपीज़। ये भी कहीं ना कहीं मैं बाय करता हूँ। तो मैंने उस टाइम पे ही बोला था, याद होगा उनके वीडियो में, कि इनके जो सिक्के हैं ना, अंदाज़ा मैं बोल रहा था कि 5000 से 10,000 के बीच में इनकी वैल्यूएशन जा सकती है। तो अब खोलने के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि वाकई में लगभग 5 से 10,000 की वैल्यूएशन के बीच के सिक्के हैं इनके। भले स्कार श्रेणी के, लेकिन वैल्यूएशन है। ये एक ही मिनट से बना है। इनका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मेरे से गलती हो जाती है, सेंट थिरुवल्लुवर, ठीक है। ये इनका जो है 2 रुपीज़ का सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट से बना है। यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये 1200 रुपये में बिक रहा है अभी, लेकिन इस कंडीशन में भी मैं इसको बाय करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप बाय करना चाहिए। अब देखिए इसमें मेरे ख्याल से इन्होंने 5 रुपये के सारे कॉइन डाले हुए, ऑल 5 रुपीज़ कॉइन। अब इसमें मेरे को दिख रहा है मदर हेल्थ वाले भी है ना, बॉम्बे मिंट के कामराज भी है, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी कॉइन्स है। इसको मैं आराम से चेक करूँगा और उनको बाद में बताऊँगा 1-2 दिन के बाद, चाहे वो अब्दुल अजीज़ वाले भाई के कॉइन हो या इनके कॉइन हो। सिर्फ मैं वीडियो में भी सिर्फ ओपन इसलिए किया कि पता चले कि किसने कौन से सिक्के भेजे और आप लोगों को भी सीखने मिल जाए, है ना। तो ये कुछ सिक्के थे इनके भी। और एक पार्सल मैं ऑन खोलने जा रहा हूँ जो मैंने खुद बाय किया हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं। वीडियो कहीं ना कहीं बड़ी हो गई है, मैंने पहले ही कहा था 1 घंटा भी लग सकता है इस वीडियो में, लेकिन वही है, जानकारी अगर सीखना है, समझना है, तो ये वीडियो आपके काम आएगी। ये वो सिक्के जो मैंने बाय किए हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं खोल इसलिए रहा हूँ ताकि वीडियो में भी आ जाए। अच्छा, ये पैकेट्स है, पाउचेस है, ठीक है। कौन से पाउचेस है? ये 2021 का AKM का होगा, देख लेता हूँ मैं। इसको खोलना कैसा है ना, डायरेक्ट अगर लग जाए कैंची तो पाउच फट जाएगा। पैकिंग सही किया इन्होंने, हाथ से खुल गया मेरे। ये किसी के ऑर्डर पे मैंने मंगवाए थे 2 पाउचेस, फ़िलहाल तो एक आया है इसमें 2021 का AKM वाला कॉइन 20 वाला, ठीक है। ये पाउच अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएगा आपको। बॉम्बे मिंट का है ये 3000 में। देखिए इसमें एक कॉइन आपको दिख रहा है इस टाइप का, डार्क ऐसे। तो ऐसे कुछ कॉइन हो जाता है मिंट के तरफ से ही, ठीक है। इसमें डाला नहीं गया ऐसे डार्क वाला कॉइन, कुछ किसी के ऊपर ऐसा कुछ कॉइन में हो जाता है। इवन 10 रुपीज़ के पैकेट कॉइन्स में भी होता है। तो पाउच लेने से लेकिन फ़ायदा ये होता है कि यूएनसी कंडीशन के सारे कॉइन होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अगर एरर वाला कॉइन भी निकल गया तो वो आपका नसीब, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर कोई पाउच लेता है ना तो उसको एज इट इज़ रखना है, खोलने की कोशिश नहीं करनी है उसको, जब तक आपको कोई मतलब ऐसी कोई अर्जेंसी ना है, ठीक है। तो ये 3000 में फ़िलहाल दे रहा हूँ मैं।
अगर आपको मंगवाना है तो मंगवा सकते हैं। फ़िलहाल ये एक आया है मेरे पास, लेकिन और भी आने वाले हैं। इनकी भी प्राइस आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आपको सुनने मिलेगा। ये पाउच कहीं ना कहीं, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ वीडियो में, लेकिन होता ये है कि बताना भी ज़रूरी है। इसकी वैल्यू बढ़ेगी 3000 का। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 3 से 6 महीने में ये भी कहीं ना कहीं रिटेल होगा 4 से 5000 के बीच में। ठीक है, तो फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी है और कलेक्शन पर्पज़ भी है। तो अब मैं आपको सिर्फ ये दिखाने जा रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो, जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से, बिकॉज इसमें मैं वैल्यूएशन डायरेक्ट हर कॉइन की लिख चुका हूँ। और आपको एक अंदाज़ा होगा, जो अभी मैं 12000 में ये चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ, जो मार्केट वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ये कॉइन्स की वैल्यूएशन कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो पहले तो अपन कॉइन्स देख लेते हैं कौन से कॉइन्स इसमें मिलेंगे। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ये 1962 कलकत्ता मिंट का कॉइन है, 1947 बॉम्बे मिंट का कॉइन है, 1 रुपीज़ के ये कॉइन है सारे, है ना। 1984 हैदराबाद मिंट, 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर कोलकाता मिंट, 1986 का जिसकी वैल्यूशन हाल ही में बढ़ गई है हैदराबाद मिंट। मैंने कहा था जब इसकी वीडियो में बना रहा था हफ्ता 10 दिन पहले, मैंने कहा था कि ये 84 वाले की भी और 86 वाले की भी वैल्यूएशन बढ़ने वाली है, और अभी आपको सुनने मिलेगा इसकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गई है। छोटा किसान भी है 1 रुपीज़ वाला, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का बॉम्बे मिंट का। अब इसकी वैल्यूएशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है पीछे, मार्केट वैल्यूएशन कंडीशन के हिसाब से। अगर ये BUNC होता 1962 वाला तो 1500 वैल्यूएशन इसकी थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन है। लगभग मैंने एक एवरेज प्राइस लिखा है 350, 350 ऐसे सब का मैं वैल्यूएशन लिखा हूँ। हाँ, इसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है। ये अगर UNC होता 1986 हैदराबाद का तो लगभग 2-2.5 वैल्यूएशन जा चुकी है इसकी, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन है, जो अभी 1000-1200 में सेल होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग कॉइन्स है इसमें, स्कार से रेयर श्रेणी के देख सकते हैं आप, अच्छे अच्छे कॉइन्स जो आगे जिनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। इवन छत्रपति शिवाजी महाराज का हैदराबाद मिंट का भी आपको इसमें देखने मिलेगा। कुछ स्कार हैं, कुछ कलेक्टेबल है, कुछ वेरी स्कार है, तो कुछ रेयर श्रेणी के भी है। और ये सेट भी आपको मिलता है इसमें AKM का, जिसमें 4 कॉइन होते हैं 2021 के, और 2023 का 1 रुपीज़ हैदराबाद का होता है, और 2022 का 10 रुपीज़ हैदराबाद का भी होता है। बाकी 4 जो इसमें इंपॉर्टेंट है 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 20 रुपीज़, 2021 के, ये आपको चारों के चारों मिल जाते हैं। ऐसे ही 5 रुपीज़ के अलग अलग कॉइन्स हैं, स्कार से वेरी स्कार श्रेणी के कलेक्टेबल कॉइन्स भी इसमें आपको। मिलेंगे अभी, जैसे मदर एंड हेल्थ वाला आप देखिए, नोएडा भी है, हैदराबाद भी है, बॉम्बे मिंट भी है। ILO नोएडा भी है, हैदराबाद भी है, बॉम्बे भी है। तो ये सेट है इसमें तीनों का अलग अलग मिंट से। 1/2 रुपये भी देखने मिलेगा, फर्स्ट वॉर का स्टील वाला FSS का देखने मिलेगा, हैदराबाद मिंट का UNC वाला आपको महाराणा प्रताप का भी देखने मिलेगा, और 1993 का 97 का हैदराबाद मिंट का 50 पैसा, 1992 का 3 का नहीं 2 का कलकत्ता मिंट से स्केयर श्रेणी में जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे मैप वाला देखने मिलेगा। ऐसे अलग अलग कॉइन्स है। वेरी स्केयर श्रेणी का ये भी है नोएडा मिंट का 5 रुपीज़ का, सेंट थैलूवर वाला, प्रोनाउंसिएशन फिर से गलत हो गया मेरा। तो ऐसा होता है, कुछ कुछ कॉइन्स के थोड़ा सा नाम आगे पीछे हो जाते हैं। 1 रुपीज़ का आप देख सकते हैं 1950 का इसमें आपको देखने मिलेगा 1 रुपीज़, जो कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी का है। ऐसे ही 1990 का हैदराबाद मिंट का भी वेरी स्कार श्रेणी का कॉइन है। तो ऐसे अच्छे अच्छे कॉइन्स, कंडीशन भी किसी की BUNC भी आपको देखने मिलेगी। जैसे ये मुंबई मिंट से ये स्कार श्रेणी में BUNC में है। अगर नॉर्मल होता तो ये कलेक्टेबल ही होता, स्कार श्रेणी में नहीं जाता ये। ठीक है, तो जो BUNC है इस कंडीशन के हिसाब से भी कुछ सिक्के स्कार श्रेणी में चले जाते। ठीक है, रेलवे वाला हैदराबाद मिंट का स्कार श्रेणी का होता है। ठीक है, ये देखिए कलेक्टेबल है बॉम्बे मिंट से, रेन फार्मिंग। ऐसे अलग अलग कॉइन्स है 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक भी इसमें आपको देखने मिल जाते हैं। 5 रुपये के निकल ब्रास के कॉइन्स भी आपको यहाँ पे 5 कॉइन देखने मिलेंगे। भेल वाला नोएडा से,
रानी वाला ये हैदराबाद मिंट का और BUNC कंडीशन है। और देखिए ये बॉम्बे मिंट से कहीं ना कहीं BUNC कंडीशन का है, मोतीलाल नेहरू जी का, और हैदराबाद मिंट से बीजू पटनायक का, और बेगम अख्तर वाला कॉइन कोलकाता मिंट से भी आपको देखने मिलेगा। तो ये 60 सिक्के हैं जिनकी वैल्यूएशन भी इसके पीछे लिखी हुई है। अगर आप ये वैल्यूएशन गिनते जाएंगे, मैंने तो गिन ली है, आप गिन लेना, ये लगभग 15,000 की वैल्यूएशन जाती है इनकी, ठीक है। सबकी वैल्यूएशन लिखी हुई है, जिसको भी करना है कैलकुलेट कर सकता है। मैं एक एक पेज दिखा रहा हूँ। ये मार्केट वैल्यूएशन मैंने इसकी दी हुई है, ठीक है। अब इसमें कोई बोल सकता है किसी की कम लिखा है, किसी की ज़्यादा लिखा है, या किसी की ठीक लिखा है। तो मैं अभी एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। ये सब का आप जब कैलकुलेट कर लोगे ना, तो ये कितना 15,500 तक की वैल्यूएशन इसकी जाएगी, ठीक है। अब 15,500 की वैल्यूएशन जो जा रही है, जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 12,000 में, ठीक है। ये आपको मिल जाता है ओवरऑल पोर्टफोलियो 12,000 रुपये में। तो एक साथ पूरे 60 कॉइन लेने में ये फ़ायदा आपको हो जाता है। तो लगभग आप देखिए 3,500 रुपया लेस हो रहा है। अब इसमें मेरा क्या मार्जिन होगा, तो थोड़ा बहुत ही मैं इस पर रख करके बाय सेल कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं ये श्योरिटी के साथ देता हूँ कि भाई 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है और या आपका नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो 2 साल के बाद 100% बाय बैक है। यानी कि एज इट इज़ बिना ख़राब किए अगर आप ये चीज़ हमें लौटाते हो, तो आपका ये मैं ख़रीद लूँगा 12,000 के बजाय। जिसका 10,000 में ख़रीदा हूँ उसको 10 के बजाय 11-12 दे दूँगा। जिसका 12 में ख़रीदा हूँ उसका 12 के बजाय 13-14 भी दे सकता हूँ। लेकिन इतना है कि 12 का 12 तो मिलेगा ही, नुकसान नहीं होगा, या 10 का 10 मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। ये एश्योरिटी हमारे तरफ से है। लेकिन 3 साल 5 साल का अगर आप टारगेट लेके इसको खरीदेंगे, तो यकीन जानिए आपको बहुत अच्छा फ़ायदा इसमें हो सकता है। एक तो आपका कलेक्शन भी रहेगा, जिसमें मतलब आपको देख के खुद अच्छा लगेगा कि मेरे पास अलग अलग श्रेणी के अलग अलग कॉइन्स है। UNC कंडीशंस के भी है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी है, BUNC कंडीशंस के भी है। तो ये सारे कॉइन्स 60 कॉइन का कलेक्शन पूरा का पूरा आप रखते हैं, तो आपको खुद भी एक हॉबी क्रिएट होगी, आपको भी आगे और कॉइन कलेक्ट करने का मन करेगा। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मत आइए इस फील्ड में, स्टडी कीजिए, इसको समझिए कि कौन से सिक्के महंगे हैं, या आज के टाइम में कौन से सिक्के की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन चांसेस है। अब वो सारी चीज़ें कब समझ में आती है, जब आप सही लोगों के कांटेक्ट में होते हो। अभी मुझे पता चल जाता है कि कौन सा सिक्का मार्केट में कम मिल रहा है आम चलन में, क्योंकि मेरे पास लोग लेके आते हैं सिक्के, तो उसमें मुझे पता चल जाता है कि भाई ये सिक्कों की अभी ज़्यादा आम चलन से मिल नहीं रहे। जैसे मैंने बताया था 1984 और 1986 का रिसेंटली मैंने बताया था, हैदराबाद मिंट का जो 1 रुपीज़ है, इसकी वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं 1986 का भी मिल नहीं रहा है आम चलन में, बहुत कम सिक्के हैं। अगर कोई बहुत सारे सिक्के बेचता है ना 1 रुपये के, तो उसमें 1-2 सिक्का निकल जाता है। जैसे 1988 का नोएडा वाला, जो ऑलरेडी मैं समझता हूँ वेरिस कार से रेयर श्रेणी में जा रहा है या जा चुका है, वो भी आम चलन से आसानी से मिलता नहीं है। तो ये हमें पता चल जाता है कि कौन से सिक्के की क्या वैल्यूएशन मार्केट में क्या है, मतलब सर्कुलेशन में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, और लगभग रात का 10:16 हो रहा है, और ये वीडियो मैं अपलोड कल ही करूँगा। जिन लोगों का पार्सल नहीं गया है वो लोगों का पार्सल कल जाने की पूरी उम्मीद रहेगी। स्पेशली मैंने जो बोला हुआ है, जिन लोगों ने एसेसरीज़ के लिए या मेंबरशिप के लिए पेमेंट किया था, एक बार वो मुझे फिर से रिमाइंड करेंगे, क्योंकि बुक्स वगैरह भी नहीं थी, वो बुक्स भी आ गई है मेरी वाली, और मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह और फोल्डर्स भी आ गया है। तो ठीक है, आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करेंगे, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।